यस सर। जी, जब हम प्रॉपर अपने सेशन का आगाज करते हैं तो मतलब सॉरी, इसका डेटा एंट्री हो जाती है। कल तो हमने मतलब वैसी एक मतलब की थी रैंडम सी। तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें मतलब आ जाती हैं। तो जब हम प्रॉपर डेटा अपना इंटर कर लेते हैं तो ये हमारे पास डेटा शीट मतलब बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, आज हम जब डेटा इंटर कर लेते हैं तो हम सबसे पहले जो टेबल बनाते हैं उसे कहते हैं सैंपल कैरेक्टरिस्टिक या डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ये हमारा टेबल में हमारे पास नंबर होता है, ये दो नंबर्स होते हैं टेबल के अंदर। ये हम नंबर देते हैं। जो पहला नंबर होता है टेबल के साथ उसे हम कहते हैं चैप्टर नंबर, और दूसरा जो नंबर होता है पॉइंट के बाद, ये हमारा सीरीज में टेबल वाइज नंबर होता है। अगर पहला टेबल है तो आपका 1 आएगा, दूसरा टेबल है तो 2 आएगा, तीसरा टेबल है तो 3 आएगा। तो हम डेटा इंटर करने के बाद पहला काम सैंपल करेक्टरिस्टिक का टेबल बनाते हैं। तो सैंपल करेक्टरिस्टिक के टेबल में हमारे पास डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमारे पास डेटा आ जाता है। क्या हमारे पास कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है। तो यहाँ पे टेबल नंबर का सबको हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम जहाँ पे भी जाते हैं तो टेबल का टाइटल देते हैं। ये हमारे पास टेबल का टाइटल है। उसके बाद हमारे पास ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन शीट में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक हम फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज देते हैं, और दूसरा हम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन देते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज जो है ना, हम कौन से वेरिएबल के देते हैं, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कौन से वेरिएबल का हम देते हैं। हमारे पास जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं डेमोग्राफिक में, कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं, उनका हम देते हैं मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उनके हम देते हैं फ्रीक्वेंसीज। हमारे डेमोग्राफिक शीट के अंदर जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उनकी हम फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज ऐड करते हैं, और जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं उनके हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करते हैं। क्यों? अगर हम कैटेगोरिकल वेरिएबल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दें तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो मीनिंगलेस हो जाती है। सॉरी, कंटिन्यू कैटेगोरिकल वेरिएबल का अगर हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दें तो इंफॉर्मेशन मीनिंगलेस हो जाती है। इसी तरह अगर हम कैटेगोरिकल वेरिएबल का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर दें तो ये इंफॉर्मेशन भी मीनिंगलेस हो जाती है। कैसे? अब अगर हम कैटेगोरिकल वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे हमने कोडिंग की थी, मेल हमारे पास 1 था और फीमेल 2 था, ऐसे है ना। मेल को हमने 1 कोडिंग असाइन की थी और फीमेल को हमने 2 कोडिंग असाइन की थी। ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जेंडर। ठीक है, अब हम अगर इनका मीन स्टैंडर्ड निकालें तो ये 1.5 आ जाए तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा ना। अब 1.5 ना मेल है ना फीमेल है। लेकिन अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसीज दे दें तो ये फिर मीनिंगफुल होगा। जैसे मिसाल के साथ 50 मेल 50 फीमेल्स, मीनिंगफुल है ना। लेकिन अगर हम इनकी अगर मेन स्टैंडर्ड देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा है, मेन स्टैंडर्ड तो कोडिंग पे निकलेगा ना, जो कोडिंग आ रही है। तो कोडिंग अगर 1.7 आ जाए तो हमें नहीं पता ये मेल की ये इसकी क्या इंफॉर्मेशन है, ये मीनिंगलेस हो जाता है। इसी तरह अगर हम कंटिन्यूअस वेरिएबल की बात कर रहे हैं और कंटिन्यूअस वेरिएबल का हम फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज दे देते हैं। अब मुझे बताएं कि आपके पास 18 से 30 साल के आप लोग रहे हैं, 19
20, 21 ऑनवर्ड आपके पास 30 तक लोग हैं। 18 में 5 लोग आ गए, 19 में 5 लोग आ गए, 6 लोग इसमें आ गए, 7 लोग इसमें आ गए, 8 लोग इसमें आ गए। अब बताएं, ये डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल नहीं रहेगी। इसलिए कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए हम परसेंटेज देते हैं, सॉरी कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए हम मीन और स्टैंडर्डाइजेशन देते हैं। अब इसका मैं थोड़ा सा टेबल विजुअलाइज करा दूं आपको, फिर मैं जो है ना नेक्स्ट जो है ना उस पर चलेंगे। देखें, अब ये है कंटिन्यूअस वेरिएबल, इसका देखें आपके सामने मीन स्टैंडर्डाइजेशन दिया गया। अगर ये मीन स्टैंडर्डाइजेशन गर्ल्स बॉयज का दिया जाए तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास यूजफुल होगी क्या? अगर मीन स्टैंडर्डाइजेशन गर्ल्स बॉयज का कोडिंग के हिसाब से कैटेगोरिकल वेरिएबल का मीन स्टैंडर्डाइजेशन दिया जाए तो ये इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल नहीं हो सकती, मीनिंगलेस हो जाती है। इसलिए हम कैटेगोरिकल वेरिएबल की जो कोडिंग के हिसाब से उनको हम असाइन करते हैं मतलब फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है? ठीक, नहीं तो मैं टेबल से रन करके फिर आपको बताता हूँ। अब ये देखें, एक चले इंफॉर्मेशन और हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, न्यूक्लियर फैमिली से कितने बिलोंग करते हैं, जॉइंट फैमिली से कितने बिलोंग करते हैं। इसी तरह ये इंफॉर्मेशन भी मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल, अब देखें ये इंफॉर्मेशन ऐड करने का मतलब है कि आपका सैंपल में रिप्रेजेंटेशन कोई मतलब अंडर आइडेंटिफाइड तो नहीं रही, या कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि आपके जो रिप्रेजेंटेशन है सैंपल की ओवर आइडेंटिफाइड तो नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 150 के सैंपल में मेरे पास 140 फीमेल्स हों और 10 मेरे पास 10 मेल्स हों, तो इसका मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल नहीं है। तो yes, या फॉर एग्जांपल मैं मैरिटल स्टेटस पे ले रहा हूँ, तो मैरिटल स्टेटस में फॉर एग्जांपल मेरे पास जो डाइवोर्स्ड हैं वो 5 हैं और जो सेपरेटेड हैं वो 1 है। बाकी जो मैरिड और अनमैरिड की रेशो है वो मेरे पास 50 प्लस है। तो आप बताएं, ये मतलब 6 क्वेश्चन यार जिसमें एक सेपरेटेड है और हमारे पास 5 जो है वो डाइवोर्स्ड है, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपकी मतलब अंडर ऐसे समझे आइडेंटिफाइड लोग हैं, वो लोग आपने ज्यादा नहीं लिए। तो इसलिए ये चीजें जो है ना आपको ये टेबल ये बताता है दरअसल आपके रिव्यूअर को, आपके एग्जामिनर को ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपके कहीं पे कुछ सैंपल के अंदर मतलब एक्सट्रीनियस इफेक्ट तो नहीं है, सैंपल में कोई चीज ओवर आइडेंटिफाइड या अंडर आइडेंटिफाइड तो नहीं है। तो ये हमें दरअसल बताता है। दूसरा जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, दरअसल ये हमारे पास इस तरह से होती हैं कि मीन आपके पास प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन के अंदर आप जो है ना प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 17 मीन है, पास स्टैंडर्ड डेविएशन है 2, तो 17 में 2 एक दफा ऐड करें तो 19 बनता है और एक दफा माइनस करें तो आपके पास 15 बनता है। तो इसका मतलब है आपके सैंपल की जो मतलब रेंज है वो ज्यादातर 25 साल से 19 साल के लोग मतलब इंक्लूडेड हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल आपके सैंपल साइज की एज रेंज जो थी जो आपने डिसाइड की थी वो 10 से 20 साल थी, तो इस हिसाब से आपका सैंपल जो है ना सैंपल के अंदर अपर एज के पोर्शन की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है, लोअर एज के मतलब जो लोग हैं वो आपके सैंपल के अंदर इतना नहीं है। अब या मिसाल के तौर पे आपकी यही एज रेंज है और इनका मेन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ जाता है 17 की बजाय 11 और 12 और 2, 12 और 2 आ जाता है। आप देखें 12 में से 2 माइनस करें 10 और 12 में 2 प्लस करें 14, तो इस अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मतलब है आपके सैंपल में लोअर एज के लोग ज्यादा हैं और अपर एज के कम लोग हैं। ऐसे सैंपल में आपके पास अप्रोप्रिएट एज 13 to 17 हो सकती है। मीन स्टैंडर्ड डेविएशन
ये हमारे पास मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज बताते हैं, और ये सिंपल हम अपने डेटा में रन करते हैं एनालिसिस, एनालाइज में आके डिस्क्रिप्टिव में आके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास जो डेमोग्राफिक वेरिएबल हैं उनका हम, जो हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल है जैसे एज है, एज कंटिन्यूअस वेरिएबल है, और जितने भी आपके कंटिन्यूअस वेरिएबल हैं उनको आप यहाँ पे इंक्लूड करके एक दफा यहाँ से देख लें कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्लिक हुआ है, ठीक है, आप इसको ओके कर दें। तो ये आपके पास मीन आ गया उसका, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और यहाँ से आपने उठा के एपीए के मुताबिक जो रिपोर्टिंग करनी है वो उसमें आके आपने एपीए के मुताबिक मीन स्टैंडर्ड डेविएशन की रिपोर्टिंग कर दी। अब जो कैटेगोरिकल वेरिएबल है उनके लिए आपको सेम एनालिसिस फ्रीक्वेंसीज में रन करना है, एनालाइज में आके डिस्क्रिप्टिव में आके फ्रीक्वेंसीज। अब आपके जितने भी कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं उनको आप यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। जेंडर है, एजुकेशन है, फैमिली सिस्टम है, रेजिडेंस है, रिलीजन है, तो ये मतलब आपके पास यहाँ पे आ गए। तो इसको आप ओके कर दें। तो ये देखिए आपके पास ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी स्टडी में मेल 72 हैं, फीमेल आपकी 78 हैं, और इनकी परसेंटेज ये आपके सामने दी गई है। तो ये मतलब आपके पास इसी तरह आपकी एजुकेशन है। अगर आप फ्रीक्वेंसीज नहीं देंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसीज अगर नहीं होंगी तो आपके पास सॉरी, अगर आप वैल्यूज असाइन नहीं करेंगे तो आपके यहाँ पे नेम नहीं आएंगे, वैल्यूज आएंगी। और मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें, जेंडर की ही बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जेंडर में हमारे पास एक जेंडर कहाँ पे है, अब देखिए मैं ना 1 2 तो मैंने वैल्यूज में दिया हुआ है, 3 मैं ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि ये किस तरह का आउटपुट देगा आपके सामने। जो वैल्यू आप असाइन नहीं करेंगे उसको वैल्यू के हिसाब से देगा। देखिए ये आपके आउटपुट आई है, उसने आपको बताया है कि आपकी मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, और 3। मतलब यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये जो 3 का मतलब है, इसका मतलब है कि आपने कोडिंग के मुताबिक चीजें नहीं की। और यहाँ पे भी अगर इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपने कोडिंग नहीं की। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज का पता चल जाता है, और फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज आप यहाँ पे एपीए के टेबल में इंक्लूड कर देते हैं अपने तमाम डेमोग्राफिक और सॉरी कैटेगोरिकल डेमोग्राफिक वेरिएबल की। ऊपर आपका वेरिएबल का नेम आता है, साथ उसकी जो कैटेगरीज हैं उनके साथ ही आती हैं। देखिए ये फैमिली सिस्टम है, ये उनकी कैटेगरीज हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, कैटेगरीज हैं, रिलीजन है, ये सारी चीजें मतलब उनकी एजुकेशन है, फादर एजुकेशन है, मदर ऑक्यूपेशन है, तो ये सारी चीजें मतलब आपके पास ये। तो यहाँ पे किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, वरना फिर हम फर्दर जो हमारा प्रोसीजर है उस पर चलते हैं। ये देखें, ये मेथड के चैप्टर के अंदर होता है, सैंपल के नीचे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के नीचे ये टेबल फॉल करता है। आपका इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के नीचे ये टेबल फॉल करता है। ये इसकी नंबरिंग है और ये इसका मतलब स्टाइल है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने जो बात की थी मेल और फीमेल कम या ज्यादा, या जैसे वो सेपरेट वाली बात की थी या डाइवोर्स वाली बात की थी, तो ये हम जब क्वेश्चनियर फिल करवा रहे होंगे उस वक्त हम ध्यान रखेंगे, या जब हम रिसर्च के लिए पॉपुलेशन डिसाइड कर रहे होंगे उस वक्त हम ध्यान रखेंगे? आप पॉपुलेशन भी इनके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हमने उस वक्त टी टेस्ट के लिए देखा था। अब डिफरेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा ग्रुप ले रहे हैं जिसके एक पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट दूसरे ग्रुप में आप 5 लोग रिक्रूट करें, तो उसकी आपके पास जस्टिफिकेशन है। लेकिन आप मतलब हम असल में रैंडमली करते हैं, हम पर ही डिसाइडेड नहीं होते। हम क्वेश्चन फिल करवाते जाते हैं, एंड पे आके पता चलता है कि हमारे पास मेल रिप्रेजेंटेशन तो है ही नहीं या फीमेल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं।
डेटा कलेक्शन दरअसल यही होती है कि आप हर क्वेश्चन को फिल कराने के बाद देखें, उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। उन इंडिकेटर्स को मैं हमेशा अपनी क्लास में भी कहता हूँ, उन इंडिकेटर्स की बेस पे देखें कि आपके क्वेश्चन मिसाल के तौर पे अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे कर रहे हैं तो आपने मतलब देखा है कि आपने 10 क्वेश्चन ब्रेक टाइम में फिल करवाए हैं तो वो ठीक फिल हुए हैं, लेकिन आपने जब छुट्टी के टाइम पे बस स्टैंड पे फिल करवाए हैं वो ठीक फिल नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए। तो आप उसके हिसाब से भी चेंज करते रहते हैं। तो बताने का मतलब ये है कि हम डेटा कलेक्शन के दौरान जस्ट क्वेश्चन प्रिंट करके निकल नहीं जाते, हम और बहुत सी चीजों पे फोकस होते हैं, यस सर। नंबर्स पे भी फोकस होते हैं। अब दूसरी बात यह है कि मैंने जैसे कहा है कि सही फील्ड है या सही फील्ड नहीं है, उसका अंदाजा लगाने के लिए मैं हमेशा अपनी क्लास में भी कहता हूं कि आपका जो क्वेश्चनियर होता है उसके कुछ इंडिकेटर होते हैं, कुछ स्पेसिफायर होते हैं, उन स्पेसिफायर को आप आइडेंटिफाई कर लें। फॉर एग्जांपल स्केल में कुछ नेगेटिव आइटम्स होते हैं, एक दो नेगेटिव आइटम्स के साथ एक दो पॉजिटिव आइटम्स। फॉर एग्जांपल आप मतलब अग्रेशन में देखें, अग्रेशन के अंदर नेगेटिव आइटम मिसाल के तौर पर आपका जो 13 नंबर या 13 नंबर आइटम है वो नेगेटिव है, और 15 नंबर आइटम भी नेगेटिव है। अब आप 13 और 15 को पढ़ के रिस्पांस देख लें, अगर उसने यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री किया है तो जो कंस्ट्रक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग है वहां पे वो स्ट्रांगली डिसएग्री होना चाहिए। अगर उन पे भी उसने स्ट्रांगली एग्री किया है तो आपका ऐसे समझें डेटा उसने पढ़ के फिल नहीं किया और आपकी रिलायबिलिटी का सत्यानाश होगा, कोई भी रिजल्ट्स आपके एज पर एपीए नहीं आएंगे। अब मेरे पास कल ही एक मतलब किसी ने राब्ता किया कि हमारा डेटा बिल्कुल ओरिजिनल है, रिलायबिलिटी ठीक नहीं आ रही। तो मैंने फिर उन्हें समझाया ओरिजिनल डेटा का मतलब ये नहीं है कि आप डेटा फील्ड से कलेक्ट करके लाओ, वो जैसा गंद आपको दे दें आप लेके आ जाए, मतलब ये ओरिजिनल डेटा नहीं होता। वो आपको जो भी मतलब लाइनें मार देना ओरिजिनल डेटा नहीं होता। अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्ट करना चाहिए, मतलब आपको फील्ड के अंदर इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप आपका जो पार्टिसिपेंट है वो डेटा अप्रोप्रिएटली फिल कर रहा है या नहीं कर रहा। हमें बस ये होता है कि हम नंबर चेज कर लें, किसी तरह 150 का नंबर पूरा हो जाए, लाइनें लग जाएं और हमारा जो डेटा है वो ठीक हो या ना हो, फिर हमारे कोई भी एनालिसिस एपीए सॉरी जो प्रीवियस रिसर्चेज है उनके अकॉर्डिंग नहीं आते, हाइपोथेसिस हमारे अप्रूव नहीं होते। मैं अगर कॉमनली एग्जांपल दूं तो हमारी सेल्फ एस्टीम और अग्रेशन में मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाता है कि सेल्फ एस्टीम बढ़ने से अग्रेशन बढ़ेगी, या हमारे अग्रेशन और मेंटल हेल्थ में जो है ना नेगेटिव रिलेशनशिप आ जाता है कि अग्रेशन बढ़ने से मेंटल हेल्थ कम हो रही है। तो मतलब इस तरह की कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। तो आपने ये देखना है कि आपने स्पेसिफायर कुछ हर क्वेश्चन के देख लेने हैं कि उन स्पेसिफायर के मुताबिक वो स्केल वो क्वेश्चन आपका अप्रोप्रिएट फिल हो रहे हैं, किस टाइम अप्रोप्रिएट फिल हो रहे हैं और कौन से लोग अप्रोप्रिएट फिल कर रहे हैं। क्या पता हो सकता है लोगों को आपका, इसे कहते हैं मेजरमेंट एरर, आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ही ना समझ आ रहा हो, या आपने कुछ सोशली डिजायरेबल इंफॉर्मेशन पूछ ली हो। फॉर एग्जांपल आप सेक्सुअलिटी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप डेटिंग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आप प्री मैरिटल अफेयर्स पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे कर रहे हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली हो सकता है कि वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हों जो कल्चरली फेयर ना हो, कल्चरली बायस्ड हो। तो आपको यस अपने मेयरिंग टूल्स चेंज कर लेने चाहिए या मेयरिंग टूल को अडेप्ट कर लेना चाहिए। ओरिजिनल डेटे का मतलब ये है कि आपका मेजरमेंट जो एरर्स हैं वो मिनिमम होने चाहिए। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए है। और यहाँ से आपने डिस्कार्डेड एटम, पहले इसे हम मैन्युअली स्क्रीनिंग करते हैं, जो अभी मैंने बताया इसे हम मैन्युअली स्क्रीनिंग कहते हैं। तो आपने ये ड्यूरिंग फील्ड मतलब डेटा कलेक्शन भी करनी है और आफ्टर डेटा कलेक्शन वापस आके भी करनी है। आज तक आप जिससे भी पूछें तो वो यही कहेगा कि आपके रिजल्ट्स कभी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च के हाइपोथेसिस के मुताबिक नहीं आते। उसकी वजह यह है कि डेटा सही कलेक्ट नहीं होता। जो मैं आपके सामने टेबल मतलब शो कर रहा हूँ ये एक्चुअल स्टडी है और इसका एक आर्टिकल भी पब्लिश्ड है और इसका ओरिजिनल 100% ओरिजिनल डेटा, ये मेरी स्टडी नहीं है, मेरे थीसिस स्टूडेंट की स्टडी है।
उन्होंने तमाम मतलब मैं भी बड़ा इसमें कॉन्शियस था कि यार कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि हमारी चीजें जो मतलब फॉरेन कंट्रीज की रिसर्चेज है उनकी इन अकॉर्डेंस है। तो उसकी वजह मुझे फिर यही समझ आई बुक्स में भी, पर्सनल एक्सपीरियंस में भी और टीचिंग के एक्सपीरियंस में भी, कि हम ना वो करते हैं मेजरमेंट एरर करते हैं। तो मेजरमेंट एरर से आपने जितना हो सके बचना है। तो ये टेबल हमने सबसे पहले बनाना है। उसके बाद हम जो दूसरा काम करते हैं वो हमारे पास होती है मिसिंग डेटा के। फॉर एग्जांपल कोई डेटा हमारे पास मिस तो नहीं है। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलें। यस सर। देखें जब आप मतलब मैंने कुछ आइटम इंक्लूड किए हैं, आप आइटम इंक्लूड करके यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पे डेटा मिसिंग है। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, अगर यहाँ पे डेटा मिसिंग है तो आप इस क्वेश्चन के तीसरे आइटम में जाकर उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं यहाँ पे ये आइटम मिसिंग कर देता हूँ। तो देखो उन्होंने मुझे बता दिया पहले आइटम में एक मिसिंग है, एक रिस्पॉन्स मिसिंग है। तो अब मैं वापस आऊंगा, पहले आइटम को सर्च करूंगा, मतलब ये तो हमें पता है कि हमने ये सामने किया है, तो सर्च करूंगा कि कहाँ पे मिसिंग है। अच्छा मुझे पता चल गया ये 10वें पार्टिसिपेंट का पहला आइटम मिसिंग है। तो अब मैं 10वां क्वेश्चन यार जाके उठाऊंगा और देखूंगा क्या आया उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी या मुझसे टाइप होते हुए ये मिस हो गया जब मैं मतलब डेटा एंटर कर रहा था। यस सर। ठीक है। तो यहाँ से फिर आपका मिसिंग डेटा का ये एक वे है कि आप मैन्युअली स्क्रीनिंग के तहत देख लेते हैं, जब कंफर्म हो जाता है कि डेटा जो है ना मिसिंग मैन्युअली मतलब ह्यूमन एरर की वजह से हुआ, तो वो आप इस तरह मतलब इनकॉर्पोरेट करते हैं। या आपको पता चलता है कि ये आइटम फील्ड ही नहीं था। अगर ये आइटम फील्ड नहीं था तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं रिकोडिंग। रिकोडिंग करते हैं। अब रिकोडिंग कहाँ पे करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म में आते हैं और रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज करते हैं। तो अब जहाँ पे मेरे पास है उसको मैंने एटम को सिलेक्ट किया। अब मैंने मेरे पास ऑप्शंस हैं सीरीज मीन और मीन ऑफ नियर बाय पॉइंट्स। आपके पास ये दो मतलब रिकमेंडेड हैं। सीरीज मीन का मतलब है कि ये जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं ये वाले, इन तमाम का मीन निकाल के वो यहाँ पे इंक्लूड कर दे, या मीन ऑफ नियर बाय पॉइंट्स मतलब इसका और इसका मीन निकाल के यहाँ पे इंक्लूड कर दे। हम मीन ऑफ नियर बाय पॉइंट्स कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं। तो ये हमें एंड पे एक्टिव नया बना के देगा, वो फील्ड होगा, ये देखिए। तो ये मीन ऑफ नियर बाय पॉइंट्स का हमें निकाल के देता है। तो ये हमारे पास मिसिंग डेटा का एक वे है। दूसरा पर्सनली मेरा मतलब एज अ रिसर्चर, एज अ पीएचडी स्कॉलर, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप जो मतलब पहली स्टेटमेंट है ना, ठीक है, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट कोई ना कोई तो होगी जिसकी सेम या मोर और लेस सेम इंटेंसिटी होगी। तो आप उस इंटेंसिटी पे उस
पार्टिसिपेंट का रिस्पांस देके एक अगर अनफील्ड है, मैं सारा नहीं कह रहा, अगर एक रिस्पांस अनफील्ड है तो उसे आप उस हिसाब से इज्यूम टिक कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली अब वो इस सारे का मीन निकाल रहा है तो भी मतलब गलत बात है। अगर फॉर एग्जांपल अब ये वाला जो एटम है जो मिसिंग है, ये ये है जो कंस्ट्रक्ट की नेचर है उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। एक होता है नेगेटिव एटम, एक होता है कंस्ट्रक्ट की नेचर के अकॉर्डिंग एटम्स। जैसे कंस्ट्रक्ट लाइफ सेटिस्फैक्शन है, तो आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ इज मतलब इन अकॉर्डेंस विद द कंस्ट्रक्ट नेचर, ये स्टेटमेंट क्या है, कंस्ट्रक्ट की नेचर के मुताबिक है। लेकिन एक अपोजिट है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, ये ये नेगेटिव एटम है। जो कंस्ट्रक्ट के अपोजिट होता है उसे हम नेगेटिव एटम कहते हैं, और जो कंस्ट्रक्ट की नेचर के अकॉर्डिंग मेजरिंग कर रहा होता है वो आपका पॉजिटिव एटम भी कहते हैं उसको। और पॉजिटिव एटम का मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिवली स्टेट होगा, अग्रेशन में अग्रेशन के ऊपर जो स्टेटमेंट होगी वो कंस्ट्रक्ट की नेचर के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मुझे हमेशा गुस्सा आ जाता है, तो ये अग्रेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्ट की नेचर है। और इसमें नेगेटिव आइटम कौन से होंगे, इसमें नेगेटिव आइटम वो होंगे जो अग्रेशन के अपोजिट होंगे। अग्रेशन के अपोजिट हैं काम एंड कूल। जैसे मैं कहूं कि मतलब एटम है हमारे पास, मैं कूल पर्सनालिटी या काम पर्सनालिटी मेरी है, तो ये अब अग्रेशन के अपोजिट है, ये नेगेटिव आइटम है। यस सर। ठीक है, तो ये आपने मतलब मिसिंग डेटा कर लेना है। मिसिंग डेटा के बाद आपके पास और चीज आ जाती है जो हम स्कोरिंग करते हैं। सर काइंडली यहाँ पर क्वेश्चन करूंगा, वो आपने जो एवरेज मीन निकाला था यानी कि मिसिंग वैल्यू होते हुए, वो एक दफा रिपीट कीजिए ना। सॉरी, आप मिसिंग दोबारा। वैल्यू के होते हुए हम जो मीन निकालते हैं, यानी कि वो मिसिंग वैल्यू वैसे ही मिस ही है, लेकिन उसके बावजूद हम जो मीन निकाल रहे होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं ना। हाँ, वो यूज कर सकते हैं आप, ये देखें यहाँ पे निकला हुआ है। सर हमें फिर वो बताना भी पड़ेगा या बताने की जरूरत नहीं है? नहीं, आप अपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर रिजल्ट के चैप्टर के अंदर बताएंगे, मैं आपको अच्छा। आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। वो हम बताएंगे कि मतलब हमने मिसिंग वैल्यूज को कैसे ट्रीट किया। ओके। अब उसके बाद आपके पास है स्कोरिंग। अब स्कोरिंग दरअसल आपने मुख्तलिफ कोर्सेज में शायद ओवरव्यू की हुई हो, जो आपके यही बात जो हम बात कर रहे थे अपने स्केल्स की, एटम्स की, यही आपकी स्कोरिंग होती है।
ये देखें, मैं एक्चुअली दोनों चीजें ओपन करना चाह रहा था। ये देखें, आइटम्स, मतलब ये सेल्फ एस्टीम का स्केल है, इसके 10 आइटम्स हैं और अब इसकी स्कोरिंग उन्होंने बताई है कि आइटम 2, 5, 6, 8 एंड 9 आर रिवर्स स्कोर। 2, 5, 6, 8 एंड 9 आर रिवर्स स्कोर। तो इसका मतलब है कि गिव स्ट्रांगली डिसएग्री 1 पॉइंट, मतलब उनको पॉइंट्स आपने डिफरेंट देने हैं। अब हम करते क्या हैं एक्चुअली, मोस्टली या सम टाइम इस तरह होता है कि हम जाके वैल्यूज के अंदर चेंज कर देते हैं उन आइटम्स के साथ। मतलब ये जो वैल्यूज हैं आपके एसपीएसएस की, यहाँ पे हम, मतलब आपका आइटम 2 है ना, तो आइटम 2 के सामने आप यहाँ पे, मतलब वैसे आप जो आपकी स्कोरिंग थी वो आपने वहां पे कर दी, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज चेंज करने का से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे हमें वैल्यूज नहीं चेंज करनी, हमें रिवर्स कोडिंग, यहाँ पे वैल्यूज जो थी वही रहेगी, हमें रिवर्स कोडिंग के लिए ट्रांसफॉर्म में आना है और यहाँ पे करना है रीकोड। अब रीकोड के दो हमारे पास ऑप्शन है, एक है रीकोड इनटू सेम वेरिएबल, एक है रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। कोई पार्टिसिपेंट मेरे साथ मेरी हेल्प करेगा कि रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल और रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है? मुझे तो सर कोई आइडिया नहीं है इसका। सेम का तो आई थिंक वही है, जिस वेरिएबल की हम कोई इशू होगा उसी को जाके रिकॉर्ड कर देंगे, और जो डिफरेंट वेरिएबल उसका सर हाँ, मैंने मैंने पूछा इसलिए है कि आपको अंदाजा हो जाए। चलें, अब आपने अटेंटिव होके सुननी है ये बात। रिकोड इनटू सेम वेरिएबल का मतलब ये है कि आप अगर इस इस एटम के चेंज कर रहे हैं तो इसी एटम के अंदर ही चेंज हो जाए, इसी जगह पे चेंज हो जाए, तो ये है रीकोड इनटू सेम वेरिएबल। और रीकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल का मतलब है ये एटम्स इसी तरह रहे, लेकिन जो रिवर्स स्कोरिंग वाला है वो मेरे पास एंड पे एक न्यू जनरेट हो जाए। रिकोड इनटू सेम वेरिएबल का मतलब है कि यहाँ पे ये चेंज हो। हम देखें करते हैं, ठीक है, ये हम पहले दो तीन याद कर लेते हैं। 214 ट्रांसफॉर्म में रिकोड इनटू सेम वेरिएबल, आपने यहाँ पे क्लिक किया, वेरिएबल इंक्लूड किया, ट्रांसफॉर्म में आया रिकोड इनटू सेम वेरिएबल, ओल्ड एंड न्यू वैल्यू। अब आपकी जो हाईएस्ट ओल्ड वैल्यू है लोएस्ट न्यू वैल्यू के साथ चेंज हो जाएगी, इसको आप ऐसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इसी तरह आप यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू में अपनी वैल्यू कम करते रहेंगे और न्यू वैल्यू के अंदर एक वैल्यू ऐड करते रहेंगे। जैसे ओल्ड वैल्यू में आपके पास 4 आ जाएगा और न्यू वैल्यू में आपके पास 2 आ जाएगा ऐड, और यहाँ पे ओल्ड वैल्यू में आपके पास एक कम होके 3 हो जाएगा और न्यू वैल्यू में 2 में एक बढ़ के 3 हो जाएगा ऐड। तो इस तरह अब ओल्ड वैल्यू में 3 में एक कम होके 2 हो जाएगा और न्यू वैल्यू में 3 में एक ऐड होके 4 हो जाएगा। ओल्ड वैल्यू में 2 में से एक कम होके 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ मैंने गलत किया है, यहाँ 3 में एक ऐड होके 4 हो जाएगा, इसे मैं चेंज कर दूंगा। अब नेक्स्ट में ऐड करूंगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा और 4 में एक ऐड हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब ये सिंपलेस्ट है, वैसे इसका एक और तरीका भी है, यहां से देख लें 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो मतलब यहां से आपकी ओल्ड वैल्यू हाईएस्ट से हाईएस्ट हो और न्यू वैल्यू आपके रिस्पॉन्सेज के मुताबिक, जो आपके रिस्पॉन्सेज स्केल्स वालों ने दिए हैं वो उनमें अब ओल्ड वैल्यू हाईएस्ट हो सकता है आपकी 4 हो सकता है ओल्ड वैल्यू हाईएस्ट आपकी 7 हो, और हो सकता है लोएस्ट जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये आपकी स्कोरिंग पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप रोजनबर्ग का स्केल देखें तो उसने स्कोरिंग आपको बताई हुई है।
देखिए उसने बता दिया है कि यहाँ पे आपने स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 पॉइंट देने हैं, मतलब उसको आपने उलट कर देना है। इसी तरह हमने दूसरा जो सोशल सपोर्ट का निकाला था वो मुझे देखिए यहाँ पे स्कोरिंग उन्होंने बताई हुई है हमें। तो अब इसमें इस सिनेरियो में अगर हम ये स्केल यूज कर रहे हो तो ओल्ड वैल्यू आपकी 7 होगी, न्यू वैल्यू क्या होगी 1, ऐड कर देंगे, ओल्ड वैल्यू 6, न्यू वैल्यू क्या होगी 2। तो इस तरह करके आपके रिप्लेस होती जाएंगे। अब मैं सर ये हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी रिवर्स स्कोरिंग करूं तो ये यूं होगी 7 6 5 4 3 2 और 1। इसके पीछे रीजन भी मैं बताता हूं क्या है। जी आप पूछे लतीफ। सर ये जो ओल्ड वैल्यू आप कह रहे हैं, ये ओल्ड वैल्यू वही है जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा? हाँ ओल्ड वैल्यू वही है जो हमने वैल्यू में ऐड की हुई है, जो हमें रिस्पांस मिला था, जो हमने इंटर किया। और जो न्यू वैल्यू वो वाली है जिसके अकॉर्डिंग हमें इसको वो एनालिसिस करना है इसका। ऐसे है। ठीक हो। ठीक है। यस सर। जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पार्टिसिपेंट आप पूछ सकते हैं मुझसे, फिर हम रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल भी करके देखते हैं। ये हाँ ये अच्छा ये देख लें, आप पहले आइटम को देख लें, मतलब मैं वैसे ना जस्ट 2 को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं सारों को नहीं कर रहा ताकि मेरी डेटा, अब मैं कर लेता हूँ सारे कुछ ले। आप पहले मतलब डेटा शीट में देख लें पहले आइटम में, ओके कर दें कंटिन्यू करने के बाद। ये देखें चेंज हो गया स्कोर। यस सर। ये है रिकोड इनटू सेम वेरिएबल। अब मैं करता हूं रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। आप देख लें, आपको मैं एंड दिखा देता हूं, आपकी डेटा शीट का एंड देख लें, यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं ताकि आपके पास ना इस तरह का मिलता जुलता ना। ये देखें PSQ आई टोटल तक है हमारी डेटा शीट। अब मैं करता हूं रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। अब रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल में मैं यहाँ पे, अब जब आप रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करेंगे तो वो यहाँ पे एक नया वेरिएबल जनरेट करेगा। तो वो कहता है उसका नेम क्या होगा। मैं उसका नेम रख रहा हूँ ESS1 रिवर्स। लेबल मतलब अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर दें, वरना कोई मसला नहीं है, लेबल को रहने दें, इसे चेंज कर दें। अब ये देखें आपका यहाँ पे नेम चेंज होगा। बाकी प्रोसीजर आपने सेम करना है, ओल्ड एंड न्यू वैल्यू पे क्लिक करके यहाँ से आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ हाईएस्ट यहाँ लोएस्ट। ये देखें पहले हमारी डेटा शीट यहाँ तक, ये है रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। सर ये मुझे इसकी समझ नहीं आई कि ये नया वेरिएबल यहाँ पर हो गया है, तो इसका क्या हमें बेनिफिट, यानी कि क्यों हुआ है और ये इसका क्या काम होगा हमारे आगे? हाँ ये हम 90% तो हम करते हैं रिकोड इनटू सेम वेरिएबल, ठीक है। यस सर। अब सम टाइम हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, यस बात सर। को गौर से समझिएगा। हम सम टाइम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे होते हैं और ऐसा होता है कि हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में एक स्केल है, ठीक है,
उसका आप टोटल भी यूज कर सकते हैं और उसके सब स्केल भी यूज कर सकते हैं। यस भी सर। आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि टोटल मतलब मैंने यूज करने हैं या सब स्केल के तौर पे यूज करने हैं, और आपके पास जो स्कोरिंग में कमांड है वो ये है कि उसमें एक पॉजिटिव सब स्केल है, एक नेगेटिव सब स्केल है। ठीक है। अब आपको वो कहता है कि जब आप इसका टोटल करें तो जो नेगेटिव के एटम्स हैं उनको आप रिवर्स स्कोर करके टोटल करें। ठीक है। अब आप उसको रिवर्स करके पॉजिटिव के साथ टोटल करके एक दफा आपके पास टोटल स्कोर आ जाएगा। दूसरी बात, लेकिन आप ये भी देखना चाहते हैं कि यार मैं इंडिविजुअली देखना चाहता हूं। अब अगर आप रिकोड इनटू सेम वेरिएबल कर देंगे तो आप इंडिविजुअली तो नहीं देख सकेंगे, फिर नहीं समझ मुझे लगता है। सर जब हम सेम वेरिएबल कर रहे हैं तो फिर इंडिविजुअल को नहीं कर सकेंगे, मुश्किल होगी। हाँ, अगर मतलब आप मेरी बात सुनो, अब ये तो इधर चेंज हो जाएगा ना, अब ये तो इधर ही चेंज हो गया। अब ये सिर्फ टोटल के लिए यूज हो सकता है, सब स्केल के लिए नहीं यूज हो सकता। लेकिन आप रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल करेंगे तो आप इनमें से एक सब स्केल में यूज कर सकते हैं, एक टोटल में यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड डिमांड ऑफ स्टडी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। यानी वो पूरा जो स्केल होगा सर वो हमें एक अलग से बना के दे देगा जब हम डिफरेंट वेरिएबल के साथ कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड। हाँ, वो आपको स्केल नहीं, वो एटम नया जनरेट करके देगा। और आप आइटम जितने, सारे आइटम नहीं ज्वाइन करके देगा ना? हाँ, आप एक साथ जितने आइटम करना चाहते हैं वो कर देगा। सर हम सारे ही करेंगे फिर कि हमें कुछ करने पड़ते हैं बाद में? नहीं नहीं, आप साथ मतलब जो उसकी इंस्ट्रक्शन होगी, मैं आपको एक सिनेरियो बताया है। यस सर, ठीक है। मतलब मैंने आपकी आसानी के लिए सिनेरियो बताया है कि आपके पास एक दफा आपने टोटल स्कोर मतलब तमाम एटम को कंप्यूट करके लेना है, एक दफा आपने सब स्केल का लेना है, और आपने देखना है किसका मतलब एनालिसिस आपके लिए आप एक्सप्लोरेटरी प्ले कर रहे हैं, तो फिर इसलिए मतलब सूटेबल है। ठीक। और सर हम ये ले रहे होते हैं ये चेक करने के लिए टोटली और इंडिविजुअली कितना आ रहा है, स्कोर में डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए हमने बाहर नहीं से नहीं इनको नहीं परचेज नहीं करना नहीं नहीं, है। ये फिर हम क्यों कर रहे होते हैं सर इंस्ट्रक्शन ये पे वाला? होता है, ठीक वो है। इंस्ट्रक्शन पे होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है, अब मैं दोबारा बताता हूँ, है थोड़ी सी टेक्निकल बात लेकिन ज्यादा टेक्निकल नहीं है। वो टेक्निकल ये है कि वैसे ऐसा नहीं होता, सम केसेस में होता है कि अगर आपको लगता है कि आपको एक दफा इसके यही वाले आइटम्स चाहिए जो ये है इस स्केल के, यस सर। मिसाल के तौर पे ये वाले आइटम्स चाहिए, ठीक है, यस ये जो दूसरा स्केल है एक दफा आपको यही चाहिए, अगर आप इसको, दूसरा आइटम है, अगर आप इसको चेंज कर देते हैं, आप मुझे बताएं फिर आप ये वाले स्कोर तो आपके पास नहीं रहेंगे। यस सर, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये वाले स्कोर भी रहें तो आप रिकोड इनटू डिफरेंट कर देते हैं। ठीक हो, यानी कि हम अगर अपने ओरिजिनल जो रिस्पॉन्सेज है उनको अगर हम खोना नहीं चाहते तो हम फिर डिफरेंट करेंगे। और जनाब पोइट्री नु रोक लो, खोना नहीं चाहते मतलब मतलब आप, कि वो हम वो तो सब जब हम कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा ना, मतलब हमने खोल हाँ दिया हाँ, उसको। मतलब आपका अगर एक ऐसा है कि आप डेटा के साथ प्ले करना चाह रहे हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल कर लेता हूँ ताकि हो सकता है मुझे इस पे इसकी दोबारा जरूरत पड़े। ठीक हो गया सर, मैं समझ गया। यहां तक समझ आ गया, फिर हम नहीं तो नेक्स्ट चलें। मुझे तो सर समझ आ गई है, बाकी पार्टिसिपेंट्स का पता नहीं। यार बाकी पार्टिसिपेंट भी मुझसे पूछ सकते हैं। सर मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल जो होता है ये असल की कॉपी बन जाती है अलग से वेरिएबल में अपडेटेड बिल्कुल, या जस्ट मॉडिफाइड। वो वाले मतलब रिस्पॉन्सेस चेंज करके असल की कॉपी बन जाती, कार्बन कॉपी बन जाती, लेकिन उसमें स्कोर वो ओके सर, रिवर्स मतलब हो जाता है। हमारे अपना अपनी जो पहले से जो हमारी वैल्यूज होते हैं वो सेम रह जाती है और साथ नहीं में नहीं एक नहीं नहीं अलग नहीं,
वो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। अब एक जस्ट मुझे 1 मिनट दें, मैं यहीं पे ये दोनों कॉपी कर लेता हूँ ना, ताकि आपके लिए आसानी हो। ये शायद मैंने चेंज किया, ये देखिए 4, सॉरी ये इसके साथ होगा कंपेयर, हाँ 1 5 दिया था, 4 2 आया था, तो ये देखिए स्कोर चेंज हो गया रिवर्स में। ओके सर। मैं जब फर्दर पढ़ा रहा हूँ मुझे रिमाइंड कराइएगा, जब मैं कंप्यूटिंग करा रहा हूँ ना, इसका फिर मैं फंक्शन मजीद एक्सप्लेन कर सकूंगा आसानी से। आपको नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, रीकोड इनटू सेम वेरिएबल समझ आ जाना चाहिए। ये रियर केसेस में होता है, बस आप फेमिलियर हो कि ऐसा हो सकता है। सम टाइम हमारी अंडरस्टैंडिंग ना होना हमारे बहुत से एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस को मतलब फुल स्टॉप लगा देती है। आपने 1 बाय 1 तमाम स्किल्स की स्कोरिंग कर लेनी है। स्कोरिंग के बाद नेक्स्ट जो फेज आता है वो हमारा होता है ओवरऑल स्कोर लेना। ठीक है, हमें ना इन मिसाल के, मैं एक मिसाल देता हूँ ओवरऑल स्कोर लेने से क्या मुराद है। हमें फॉर एग्जांपल आप सारे बैठे हैं माशाल्लाह स्कॉलर हैं, अब एकेडमिक स्ट्रेस को मेजर करने के लिए मेरे पास कितने स्केल हैं, एटम है 16। हर एटम एक फैक्टर मेजर कर रहा होगा, हर एटम एक डोमेन मेजर कर रहा होगा ना। ठीक, अब मुझे बताएं, मुझे 16 डोमेन की इंफॉर्मेशन चाहिए या मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए जो इन 16 डोमेन से मिलके बनी है। मतलब एकेडमिक स्ट्रेस में असाइनमेंट का स्ट्रेस, लेक्चर का स्ट्रेस, फलां स्ट्रेस, तो कितने स्ट्रेस हो जाएंगे, 16 स्ट्रेस हो जाएंगे। और इधर से मेरे पास डैश में 21 एटम है, तो 21 डैश के सिम्टम्स हैं, तो 16 का 21 के साथ मैं कैसे रिलेशनशिप देखूंगा। तो इसलिए हम कंप्यूट स्कोरिंग करते हैं। कंप्यूट हम अपनी मर्जी से नहीं करते, ये भी हमें ऑथर इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, अब सम टाइम आपके स्केल के अंदर सब स्केल हो सकते हैं, सम टाइम आपका जो स्केल है उसमें कोई सब स्केल नहीं हो सकता। जैसे अब ये रोजनबर्ग सेल्फ एस्टीम का स्केल है, 10 एटम्स हैं और इसकी कोई सब स्केल नहीं है, इसको बस आपने रिवर्स कोड करना है और इन 10 एटम्स को ऐड कर लेना। जैसे अगर कभी आपने फार्मूला एक्सेल शीट में लगाया हो, तो ये दरअसल हम फार्मूला लगा रहे होते हैं पूरे स्कोर को कंप्यूट करने के लिए एक स्केल के। यस सर, ओके। और नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब मैं सोशल सपोर्ट का आपको दिखाता हूं। देखें सोशल सपोर्ट का हमारे पास जो स्केल है, ये देखें इसमें 3 सब स्केल है, 3 ये। अब वो कहता है कि अगर आप सिग्निफिकेंट अदर सब स्केल को देखना चाहते हैं तो आपको एटम नंबर 1 2 5 10 ऐड करना पड़ेगा। अभी आप देन डिवाइडेड बाय 4 ना देखें, ठीक है। अगर आपको फैमिली सब स्केल देखना है तो आपको इनको ऐड करना होगा। अगर फ्रेंड सब स्कोर देखना है तो आपको दूसरे आइटम्स को ऐड करना होगा। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। पता है क्या होता है, सम टाइम ना स्कोरिंग प्रोसीजर डिफरेंट होता है। अब देखें आप सेल्फ एस्टीम का, यहां पे उसने कहा है सम कर दें, बस सिंपल
और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन आपके सामने यहाँ पे उसने इंस्ट्रक्शन दी है कि सम करके इनको 4 पे डिवाइड कर। ठीक है, तो ये हमारा नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये आथर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी होती है, हमने उन्हें फॉलो करना है। ठीक हो। अब सिंपल मैं मतलब मिसाल देता हूं, कंप्यूट करना है और एकेडमिक स्ट्रेस में कोई सब स्केल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ना लेबल्स आ रहे होते हैं, अगर आपने लेबल किया हुआ तो आप राइट क्लिक करके डिस्प्ले वेरिएबल नेम कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको सिंपल अगर आपको एटम्स प्लस करने के लिए कहा गया तो आप सिंपल एटम प्लस करते जाते हैं। ये प्लस का साइन है हमारे पास, यहां से हम प्लस करते हैं। ठीक है, जितने आइटम्स हैं प्लस करके यहाँ पे टारगेटेड वेरिएबल्स नेम लिखेंगे। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि टारगेटेड वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस ना हो, और आपका नेम जो वेरिएबल का है वो किसी ऑलरेडी आपकी फाइल के अंदर एग्जिस्टिंग नेम से मतलब सिमिलर ना हो, वरना वो इस पे एरर दे देगा। स्पेस ना हो, एग्जिस्टिंग नेम के साथ सिमिलर ना हो। आप इसे ओके करेंगे तो आपके पास एक नया कॉलम एंड पे जनरेट हो जाएगा जो एकेडमिक स्ट्रेस के बारे में होगा। ये ठीक है। अब ये तो इसी तरह आप दूसरे सब स्केल के मतलब फॉर एग्जांपल जो दूसरा सब स्केल है वो डैश का है, तो अब आप डैश का ले रहे हैं तो डैश के जो एटम डिप्रेशन के हैं वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एटम नंबर 1 प्लस 4 प्लस 5। अच्छा 2 अगर 2 प्लस आ जाएंगे तब भी ये एनालिसिस नहीं करेगा, वो कहेगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का जो है ना तो गलती है, ये भी आपने देखना। और एंड पे भी प्लस नहीं आना चाहिए। ये मिसाल के तौर पे आपके डैश के हैं, यहाँ पे प्लस नहीं आना चाहिए वरना एनालिसिस रन नहीं होगा। यहाँ से हम नेम चेंज कर देंगे। ओके कर देंगे। हाँ ये देखें, वो प्लस आया हुआ तो इसलिए ये कहता है एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट, तो ये प्लस हमें चेंज करना है। अब एनालिसिस रन हो गया। इसी तरह आप स्ट्रेस के आइटम ले लेंगे, अगर कोई सब स्केल है तो आइटम नंबर आपको आपका स्कोरिंग प्रोसीजर बताएगा। ठीक है, अब ये तो थी यहां तक सिंपल कंप्यूटिंग, इसे कहते हैं कंप्यूट करना। सिंपल कंप्यूटिंग में किसी को मसला है नहीं तो फिर हम थोड़ा सा जिस तरह हमारे पास मल्टी डायमेंशनल सोशल कोड की है मैं उसको डिस्कस करता हूँ। अब मिसाल के तौर पे आपको डिवाइड करना है 4 पे। ठीक है, आप सिंपल ब्रैकेट इंक्लूड करेंगे 1 प्लस, मैं एक स्केल के आइटम टाइप कर रहा हूँ 6 अब डिवाइडेड बाय 4। और सम टाइम मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई के लिए आप ये यूज करें। सम टाइम आपको मैनेज करना होता है, मतलब स्कोरिंग के हिसाब से आपको करना है। यहां तक कोई क्वेश्चन है? नो सर। चले मेरे ख्याल में हम यहाँ पे स्केल स्कोरिंग को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीक हम फर्दर इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक आप अपनी डेटा शीट की कंप्यूटिंग कर लें, रिवर्स स्कोरिंग कंप्यूटिंग, फर्दर फिर हम डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन और ये टेबल्स फर्दर देखेंगे। आप फायदा तभी होगा जब आप साथ साथ अपनी
सपोज डेटा शीट के ऊपर करेंगे। यस सर। ठीक है, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि ना वो जैसा कि वो आर्थ ने बताया उन्हें कि ना अपने ना आइटम्स को 4 पे डिवाइड करना है, तो लेकिन सर जैसा कि मेरा इमोशनल रेगुलेशन और साइकोलॉजिकल वेलबींग जैसे स्केल है, उन्होंने नहीं यानी कि ऑथर ने नहीं बताया हुआ कि उनको यानी कि डिवाइड करने का सिस्टम नहीं है, तो सर फिर वो उनको सिंपली जो आइटम्स नंबर है उनको वैसे ही कर लेना हाँ, क्योंकि उनको एड अप कर देंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल वेलबींग में ना सब स्केल है। ठीक है, जी 6 है जी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको 6 सब स्केल पे काम करना चाहिए तो आप उनके सब स्केल वाइज मतलब कर लें, और पहले देख रहे हैं स्कोरिंग में कोई रिवर्स स्कोरिंग तो नहीं है। अगर आपको ये लगता सर है कि है मतलब रिवर्स स्कोरिंग है। है, और अगर आपको ये लगता है कि मतलब रिवर्स स्कोरिंग करने के बाद आप कर लें, और उसके बाद आपको लगता है कि आप ओवरऑल लेंगे या सब स्केल लेंगे, तो पहले आप सब स्केल मेजर कर लें, फिर ओवरऑल मेजर कर लें, फिर फर्दर एनालिसिस में दोनों पे गाइड कर लें। ओके सर। ओके, गुड गुड जवेरिया, थैंक यू, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन करेंगे तो मुझे मतलब आप अपने इश्यूज डिस्कस करेंगे तो मुझे मतलब समझाने में आसानी होगी। मुझे लगता है लतीफ हमारे पार्टिसिपेंट ना बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इन्हें समझ आ जाती है जल्दी। यस सर, कोई क्वेश्चन नहीं करते, मुझे लगता है कि इनको समझ आ जाती है। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और Thank you, सॉरी sir. कि मैं आज लेट ज्वाइन किया है, कुछ 2-4 मिनट आपको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा, लेकिन मैं ज्वाइन कर चुका था। फिर लतीफ प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने कहा ये कर ले, मैं फिर कंटिन्यू। जी लतीफ। ठीक है सर, थैंक यू ओके। सर। अल्लाह हाफिज़।